बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज ज़फ़ा अवान और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज ज़फ़ा अवान। अच्छा बेटा, जो हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया था और उसके बाद जो अभी जो इस चैनल में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, आज एक हम आईकॉम के लिए एक इम्पॉर्टेंट ही क्लास होने वाली है आईकॉम की, क्योंकि आप लोगों को पता है पेपर्स जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर जो है वो आप आईकॉम के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कोई लेक्चर्स जो है वो अपने अपलोड कर दीजिए। तो उसी के ऊपर जो है वो हमारी क्लास होने जा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग आज बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे, क्योंकि अब हमारा सेशन बिल्कुल एंड चल रहा है, तो एंड चल रहा है तो आप लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में और कहीं ना कहीं से पढ़कर आ रहे होंगे, बाजियों के पास से कहीं ना कहीं से आप लोग पढ़कर आ रहे होंगे। क्योंकि आईकॉम पार्ट वन तक पार्ट टू तक तो बच्चे बच्चियां जो है वो बाजियों के पास पढ़ रही होती हैं। और फिर आफ्टर आईकॉम आप जब ग्रेजुएशन में आते हो तो फिर प्रोफेशनली आप किसी कोचिंग सेंटर्स में ज्वाइन कर रहे होते हो। ज्यादातर बच्चे, ऐसा नहीं है कि काफी सारे बच्चे जो है वो कोचिंग सेंटर्स भी ज्वाइन कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर बाजियों से और बाजू से पढ़ रहे होते हैं। तो बुराई नहीं करूंगा मैं उनकी, लेकिन किसी अच्छे प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर के अंदर जाया करो, वहां जा करके पढ़ा करो, या किसी अच्छे टीचर से पढ़ा करो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ। तो बात ये करनी थी कि आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो अपना स्टार्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होती है एडजस्टिंग एंट्रीज से। ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल आप लोगों को एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं पढ़ाने जा रहा, उसके ऊपर भी लेक्चर जो है वो मेरे रिकॉर्डेड हैं। अगर आप लोग मुझे कहोगे तो एडजस्टिंग एंट्रीज के लेक्चर्स भी जो है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, जो काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ना चाह रहे थे, तो उनके लिए मैंने ये रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को। चलिए चलते हैं क्लास में कि क्लास में आपको क्या बताया जा रहा है। जी। तो अब हम अपनी पहुंच चुके हैं क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर बेटा याद रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके सिलेबस के अंदर है वो दो तरह की है। एक है इनकम स्टेटमेंट और एक है बैलेंस शीट, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जो आपके सिलेबस में आती है। और सेक्शन सी के अंदर आप सब बच्चों को पता है कि ये 30 मार्क्स का जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, कंपलसरी क्वेश्चन होता है। बल्कि ये क्वेश्चन आपकी यहाँ पर भी जान छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि ये आगे भी चलेगा। आगे कहाँ पे चलेगा, आप जब आप आईकॉम पार्ट टू में आओगे या आप ग्रेजुएशन के अंदर आओगे, जहां जहां आप कॉमर्स रखोगे अपनी, वहां वहां ये टॉपिक आपके साथ चलता रहेगा और ऐसे ही लॉन्ग में आएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, पहले हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली जो आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपके सिलेबस में दो है। एक है इनकम स्टेटमेंट, पहली जो है वो इनकम स्टेटमेंट है। और सेकंड जो है वो बैलेंस शीट है। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोग अपने आईकॉम पार्ट वन के अंदर पढ़ते हो। एक आपकी जो स्टेटमेंट होती है वो इनकम स्टेटमेंट होती है, और दूसरी जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो होती है बैलेंस शीट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकम स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं, क्यों बनाते हैं, और बैलेंस शीट किसे कहते हैं, हम क्यों बनाते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो आप लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाई होगी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू अदर। मतलब कि अकाउंटिंग का एंड क्या होता है, अकाउंटिंग का एंड होता है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू अदर। मतलब क्या बनाना, रिजल्ट्स बनाना। जो भी आप एनालाइजिंग कर रहे हो तो समराइजिंग कर रहे हो तो, यानी कि जो जर्नल 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 लेजर ट्रायल बैलेंस वगैरह वट एवर जो भी आप बना रहे हो तो, वो सारी की सारी चीजें किस लिए बना रहे होते हो भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बना रहे हो। ठीक है। वो जितना भी मंजन आपने करा, वो मंजन किस लिए करा, वो मंजन इसलिए करा ताकि आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सको। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो दो तरह की है, एक है इनकम स्टेटमेंट और दूसरी है बैलेंस शीट।
तो पहले हम बात करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट की तरफ, फिर उसके बाद करते हैं बैलेंस शीट की तरफ। देखो, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों रिजल्ट्स हैं जो आपने पूरे साल में किया, जो आपने पूरे साल में किया उसका रिजल्ट एंड में बना करके दे देते हो आप कि भाई ये हमने किया है। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, पहली बात आ रही है इनकम स्टेटमेंट की। इनकम स्टेटमेंट को आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहते हो। इनकम स्टेटमेंट को आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहते हो। जिन बच्चों को मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो काइंडली बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए निकला करो। ये तो गलत बात हो जाती है, अपनी जो है वो चीजें मजे में ले लेते हो आप लोग, चीजें सीख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते वो शेयर नहीं करते। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और शेयर भी किया करो। तो इसको इनकम स्टेटमेंट को बेटा हम कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेसिकली होती है कि आपने, ये जो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, ये ईयर एंड पे बनती है। जब आपकी चीजें क्लोज होने जा रही होती है, नॉर्मली जो आपके सिलेबस में ईयर एंड होता है वो जनवरी को स्टार्ट होता है आपका ईयर, और दिसंबर 31 को आपका जो ईयर है वो एंड हो रहा होता है। कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहे होते हो कि आप जनवरी में स्टार्ट करते हो और दिसंबर में अपना ईयर क्या कर ले तो एंड कर ले। तो अब ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस आप रिपोर्ट करते हो अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर याद रखिएगा दो चीजें जाती हैं। एक जाता है आपका एक्सपेंस और दूसरा रेवेन्यू। ये दो चीजें आप अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट कर रहे होते हो, यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर रिपोर्ट कर रहे होते हो। अब एक्सपेंस एंड रेवेन्यू मतलब, देखो रेवेन्यू का मतलब होता है जो आपने कमाया पूरे साल में, वो आपका रेवेन्यू है। और एक्सपेंस यानी कि जो आपने पूरा साल खर्च किया वो आपका एक्सपेंस है। तो बेसिकली आपकी इनकम स्टेटमेंट आपकी परफॉर्मेंस बताती है कि पूरे साल आपने कितना कमाया और पूरे साल आपने कितना खर्च किया। दो चीजें जाती है, एक इनका रेवेन्यू जाता है और दूसरा क्या जाता है, एक्सपेंस जाता है। इसके अलावा तीसरी और कोई चीज आप अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं कर रहे होते। एक आप एक्सपेंस को शो करते हो और दूसरा आप किसको शो करते हो, रेवेन्यू को शो करते हो। मतलब कि कितना आपने कमाया पूरे साल में और पूरे साल के अंदर कितना आपने खर्च किया और कारोबार करते हुए आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये बताती है आपको कहानी किसकी, इनकम स्टेटमेंट। ये पूरे साल में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, कितने घाटे में जा रहे हो कितने फायदे में जा रहे हो। अब ये घाटा और फायदा कैसे निकलता है? ये घाटा और फायदा ऐसे निकलता है भैया कि जैसे सपोज करो कि पूरा साल आपने कमाया 1 लाख रुपया और उस 1 लाख में से आपने 80,000 रुपये खर्च कर डाला। पूरे साल कमाया कितना, 1 लाख रुपया, और खर्च कितना किया आपने, 80,000 रुपये। बचा कितना आपको, 20,000। खर्च आपने किया होगा ना, कमा रहे हो तो भी खर्च भी कर रहे होगे आपने, सैलरीज भी दे रहे होगे, रेंट भी दे रहे होगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस होते हैं जब आप बिजनेस करते हैं। और इंशाल्लाह ताला आप लोग सारे के सारे एंटरप्रेन्योर बनोगे, यानी कि बिजनेसमैन बनोगे। आगे चल के आप लोगों ने बिजनेस को संभालना है, बिजनेस करना है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स यही करते हैं ना, या तो बिजनेस को संभालते हैं या तो अपना बिजनेस करते हैं। तो आप लोगों ने जाकर के बड़े होकर के बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनना है। तो आपने पूरा साल कितना कमाया, 1 लाख रुपए कमाया और आपने 80,000 रुपए उसमें से क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो आपको बीच में प्रॉफिट कितना हुआ, कितना हुआ प्रॉफिट आपको, खाली 20,000 रुपए का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 20,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट आपको कैलकुलेट करके बता रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने 1 लाख रुपए कमाया और आपने 1,20,000 रुपए खर्च कर डाला। तो 20,000 का आपने क्या कर लिया, घाटा कर लिया, यानी कि लॉस कर लिया। तो ये भी कौन बता रहा होता है, ये आपको आपकी बच्चों क्या बता रही होती है, इनकम स्टेटमेंट बता रही होती है। तो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली आपको आपके प्रॉफिट और लॉस को बताती है कि कितना आप कमा रहे हो, कितना आप प्रॉफिट में हो या कितना आप लॉस में हो। तो चलिए चलते हैं, इनकम स्टेटमेंट की पूरी एक स्टेटमेंट होती है जिसको मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा।
वो पैटर्न पहले मैं करवा दूंगा, मकसद मेरा ये है कि पैटर्न करवा देना, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्या बनाऊंगा, इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखाऊंगा कि इनकम स्टेटमेंट बनाई किस तरीके से जाती है। तो भैया चले चलते हैं हम अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा बेटा, आप लोग याद रखिएगा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले जो आपके बोर्ड पैटर्न होता है ना, बोर्ड पैटर्न को फॉलो किया करो। उसमें ये होता है कि उसमें मार्क्स मिलते हैं एक एक चीज के, आपके हेडिंग्स के मार्क्स होते हैं, फिर आपकी जो आप स्टेटमेंट बना रहे हो तो जिस पैटर्न के हिसाब से बना रहे हो तो इन सब चीजों के मार्क्स होते हैं। तो आपने इस पैटर्न को याद कर लेना है और इसी पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। क्या क्या बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, किस तरीके से आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है, हर क्वेश्चन के अंदर बेटा याद रखना। हर कोई जैसे जनरल जनरल बनाते हो, जनरल जनरल की एक हेडिंग आती है, जनरल लेजर बनाते हो उसकी एक हेडिंग आती है, अगर वो हेडिंग सही देते हो तो आपको नंबर मिलते हैं। जनरल जनरल बनाते हो तो उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है कि 10 नंबर का अगर जनरल जनरल है तो 10 नंबर के अंदर ऊपर हेडिंग के कितने मार्क्स हैं, पैटर्न के कितने मार्क्स हैं, नरेशन के कितने मार्क्स हैं, एंट्रीज के कितने मार्क्स हैं। तो ये सारी चीजें टोटल करते हो, बच्चा कहता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो पूरा क्वेश्चन सही कर कर आया हुआ है उसके हिसाब से, लेकिन उसको मार्क्स पूरे नहीं मिलते। वो मार्क्स उसको क्यों पूरे नहीं मिलते, क्योंकि उसने पैटर्न के हिसाब से नहीं किया होता। तो पैटर्न को फॉलो किया करो, जो अच्छे टीचर की पैटर्न, याद रखना, अच्छे जो नॉर्मली जो कॉपीज को चेक कर रहा हो, खास तौर पे जो बोर्ड की कॉपीज को चेक कर रहा हूँ, नॉर्मल ऐसे किसी टीचर से, वैसे मैं बुराई नहीं कर रहा हर टीचर की, हर टीचर अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाता है, लेकिन आप लोग कोशिश किया करो ऐसे टीचर से पढ़ा करो जो कॉपीज को चेक कर रहा है बाकायदा तौर पे। तो जिसने पहले किसी जमाने कॉपीज को चेक किया है तो उसको आइडिया है कि पेपर को किस तरीके से डिलीवर करना है स्टूडेंट को, ठीक है। तो वो आपको सारी चीजें फिर बताते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में, टाइम जाया किए बगैर, वरना तो मैं तो बोलने का शौकीन हूँ, बोलता रहा तो फिर बोलता ही रहूंगा। सबसे पहले आता है बच्चों कंपनी का नेम। ये सपोज करो एक्स वाई जेड कंपनी है, तो हमने सबसे पहले लिख दिया एक्स वाई जेड कंपनी, एक्स वाई और जेड कंपनी। फिर आप लिखोगे इनकम स्टेटमेंट, फिर आप लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31। अब वो डिपेंड करता है आपका ईयर एंड कब हो रहा है, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में आपका ईयर एंड जून में भी हो रहा होता है, तो फिर आप यहाँ पर जून 31 लिखोगे। अगर दिसंबर 31 को हो रहा है तो दिसंबर 31 लिखोगे। वो आपको मेंशन कर देते हैं कि कब आपका ईयर एंड हो रहा है, या डेट मेंशन कर देते हैं, या तो जून 30 लिखी होती है या दिसंबर 31 लिखी होती है, तो जो भी आपको वो ईयर एंड दे रहे हो तो वो डेट आ जाएगी यहाँ पर। और इसके अलावा जो है 2000 एक्स कर देते हैं हम, ठीक है, जो भी आपको सन दिया होगा उस क्वेश्चन के अंदर वो सन आप मेंशन कर दोगे, तो ये तो आपकी बेटा मेन हेडिंग हो जाएगी। फिर आप उसके बाद ना 3 कॉलम बना लेना। देखिए ये कॉलम पेंसिल से बनाना है, क्योंकि बाद में आप लोगों को मिटाने हैं, ठीक है। ये परमानेंट कॉलम नहीं होंगे, ये बाद में आपको मिटाने होंगे, ठीक है, बना करके फिर उसके बाद मिटा देना। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपने 3 कॉलम जो है वो बना लिए। अब ये 3 कॉलम बनाने के बाद अब आप सबसे पहली कैलकुलेशन करोगे नेट सेल की, ठीक है। पहली कैलकुलेशन बता रहा हूं, आपने सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है किसकी, नेट सेल्स की।
अब वो नेट सेल्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? आप बच्चों सबसे पहले लिखोगे, ये आपके पास कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, और ये कॉलम नंबर 3 है। ये तीन कॉलम हमने बना लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। अब सेल्स को आपने डायरेक्टली नहीं लिखना है, पहले आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे इसको इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है। फिर आप सेल्स में से लेस करवाओगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। अगर क्वेश्चन में दिया जा रहा है तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस लेस होगा, और लेस करते वक्त आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। जो भी चीज अकाउंटिंग में जब लेस किया जाता है तो ब्रैकेट लगाई जाती है। तो जब भी आप सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस रिपोर्ट करोगे तो उसको आपने ब्रैकेट में लिखना और लेस करना है। सेल्स में से पहले सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस माइनस करोगे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखोगे, ठीक है, वो फिर माइनस नहीं करोगे। और फिर उसमें से लेस करवाओगे सेल्स डिस्काउंट। ये दो चीजें बेटा याद रखना लेस होंगी सेल्स में से। एक सेल्स में से सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस माइनस होगा और सेल डिस्काउंट माइनस होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी, तो आपने क्या किया, सेल्स में से दो चीजें माइनस कर दी, एक सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट। ये दो चीजें आप क्या करोगे, माइनस। माइनस करने के बाद आपके पास आएगी नेट सेल्स, और फिर उस नेट सेल्स को आप डायरेक्टली थर्ड कॉलम में रिपोर्ट करोगे जो भी अमाउंट आएगा। ठीक है, अभी मैं क्रॉस लगा रहा हूं। तो पहला काम, स्टेप नंबर 1, कि आपने क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट यू हैव टू कैलकुलेट नेट सेल्स। और नेट सेल्स को आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, उसमें सेल्स में से सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट को आप क्या कर दोगे, माइनस। तो ये आपने क्या कर ली, नेट सेल्स जो है वो कवर कर ली। अब मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन के अंदर आपको सेल्स दी जा रही थी 1 लाख। ठीक है, आपने 1 लाख लिखा। सेल्स लिख सकते हैं या सेल्स रेवेन्यू लिख सकते हैं, वो उस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और सेल्स रेवेन्यू में से आप सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस माइनस करोगे। सपोज करो 2,000 आपका सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है तो वो माइनस होगा। सपोज करो सेल डिस्काउंट उसने 3,000 दिया हुआ था, वो माइनस हो। अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ढूंढ रहे हो कि सर ने तो बोला था सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, तो सेल डिस्काउंट देते हैं वो हम माइनस करते हैं। अगर होगा तो माइनस करोगे, अगर नहीं होगा तो नहीं माइनस करोगे। तो ये आपके पास आ जाएगी बच्चों नेट सेल्स। और फिर नेट सेल्स को आप डायरेक्टली आगे रिपोर्ट कर दोगे 95,000। सपोज किया 1 लाख में से जब हम 2,000 और 3,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 95,000 आ जाएगा। तो ये आपने पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। तो नेट सेल्स लिखने के बाद अब आप अपने सेकंड स्टेप पे आओगे, वो होगा आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टेप। अब भूल जाओ पिछली सारी बात। अब जो मैंने पहले बताया था उसको भूल जाओ, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको याद करो। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमने समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, रट लिया हमने। अब हमें स्टेप नंबर 1 की जरूरत नहीं है। अब हम चलेंगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप आपको करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हेडिंग देनी है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने कैलकुलेट करना है। ये मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की क्या कर ली, एक हेडिंग दे दी।
अब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से कैलकुलेट होती है वो देख लो जरा। सबसे पहले आप लिखोगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, सेकेंड कॉलम में। अभी मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप मैंने नेट सेल निकाल लिया। अब नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग या ओपनिंग लिखनी है, वो आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होगी, और उसको कहाँ लिखोगे, सेकंड कॉलम में लिखोगे। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे परचेज। परचेज को आपने फर्स्ट कॉलम में लिखना है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं। इस परचेज में से आप लेस करेंगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। इसको आपने लेस कर देना, और अगर परचेज डिस्काउंट हो तो उसको भी आपने लेस करना। दोनों चीजों को आपने लेस करना। ये दो चीजें आपकी लेस होंगी। ठीक है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आपने ऐड करना है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे नामों से आता है। ट्रांसपोर्टेशन के नाम से भी आ सकता है, कैरेज के नाम से भी आ सकता है, फ्राइट के नाम से भी आ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन इन कह दें, या कैरेज इन कह दें, या फ्राइट इन कह दें, उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। किसमें, परचेज में। देखो मैं क्या स्टेप लेके चल रहा हूं, मैंने सबसे पहले लिखा परचेज। परचेज में से लेस करवाना है मुझे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट, और ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज या फ्लाइट को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तब जाकर के मेरे पास आएगी नेट परचेज। और उस नेट परचेज को मैं डायरेक्टली सेकंड कॉलम में रिपोर्ट करूंगा, जहां पर मैंने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग रिपोर्ट की। ठीक है, अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग और जो हमने अभी निकाली है ताजा ताजा गर्मा गर्म नेट परचेज, उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड। तो हमारे पास आ जाएगा अवेलेबल फॉर सेल्स। ये अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया। ठीक है, और अवेलेबल फॉर सेल्स में से लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। तब जाकर के आप लोगों के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, और उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप डायरेक्टली थर्ड कॉलम में रिपोर्ट करोगे। ठीक है, और उसको आपने थर्ड कॉलम, देखो दोबारा ये सारा गुचमुच हो गया बहुत ज्यादा ही। सर आपने तो इतना कुछ बेकार कर दिया, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अब समझो दोबारा से, दोबारा समझा। देखो, सबसे पहले आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है हम लोग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते वक्त आपको सबसे पहले क्या करना है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग लिखनी है या ओपनिंग लिखनी है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। सपोज कर लेते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग है 10,000 से। ठीक है, तो ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग थी, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000। ठीक है, 10,000 मैंने लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। फिर ओपनिंग लिखने के बाद ना मैं इसको भूल दूंगा, उसको मैं छोड़ दूंगा, मैंने ओपनिंग लिख दी है। अब मैं निकालने लग जाऊंगा नेट परचेज। ये जो आगे की वर्किंग है ना, ये सारी हो रही है नेट परचेज के लिए। मैं निकाल क्या रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग लिख ली,
अब उसके बाद हम आगे चलेंगे, नेट परचेज निकालेंगे। नेट परचेज कैसे निकलती है? परचेज में परचेज रिटर्न एंड अलाउंस माइनस होगा, परचेज डिस्काउंट माइनस होगा और ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा, तब जाकर के हमारे पास आ जाएगी नेट परचेज। देखो, सपोज करो परचेज आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, परचेज आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 60,000। ठीक है, अब परचेज आपको 60,000 दी हुई है, अब उसमें से लेस वो आपने लिखा फर्स्ट कॉलम में परचेज को, ये देखो मैं फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ परचेज को। परचेज लिखने के बाद अब आप इसमें से लेस करवाओगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अब परचेज रिटर्न अलाउंस सपोज करो दिया हुआ उन्होंने आपको 5,000, तो वो मैंने लेस क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके बाद, जो अगले टॉपिक्स आएंगे उसमें ऑब्वियस सी बात है मैं पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। तो परचेज रिटर्न अलाउंस माइनस किया, परचेज डिस्काउंट सपोज दिया हुआ उन्होंने 6,000, परचेज डिस्काउंट, तो वो भी मैंने क्या करवा दिया माइनस, परचेज डिस्काउंट दिया हुआ है 6,000, वो भी मैंने क्या करवा दिया माइनस। और सपोज करो ट्रांसपोर्टेशन आपको दिया हुआ है उन्होंने 16,000 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब ट्रांसपोर्टेशन को मैं क्या करूंगा ऐड, अब मैं क्या करूंगा देखो, परचेज लिखूंगा कल्लू के लेटर के अंदर 60,000। ठीक है, फिर माइनस करूंगा 5,000, फिर माइनस करूंगा 6,000 और फिर प्लस कर दूंगा 16,000, तो 65,000 आ गया हमारे पास नेट परचेज। और जो 65,000 नेट परचेज आया उसको उठा करके लिख दूंगा डायरेक्टली सेकंड कॉलम में। ठीक है, ये मैं निकाल रहा था नेट परचेज, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी ऊपर, ऊपर लिखने के बाद मैं निकालने लग गया क्या नेट परचेज। नेट परचेज कैसे आती है भाई, परचेज में से परचेज रिटर्न एंड अलाउंस माइनस होगा, परचेज डिस्काउंट माइनस होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा, तो तब जा करके हमारे पास क्या आ जाएगी नेट परचेज आ जाएगी। तो ये नेट परचेज हमने निकाल ली है 65,000। अब इस नेट परचेज का क्या करेंगे भैया, अब इस नेट परचेज का क्या करेंगे भैया, तो भैया सुनो, नेट परचेज को और ये जो आपने ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी, ये जो आपने ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी और जो आपकी नेट परचेज आई, इन दोनों को भैया प्लस कर लोगे, तो 10,000 में 65,000 आप ऐड कर लो। तो 10,000 में अगर हम 65,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल आ गया, कितना आ गया 75,000, तो ये 75,000 आ गया अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग माइनस करेंगे, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, अगर होंगी तो लिखोगे, अगर नहीं होंगी तो नहीं लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आप लोग मेरे साथ साथ इस पैटर्न को कॉपी करते रहो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अब सपोज करो एंडिंग इन्वेंट्री हमें उसने दे दी 5,000, तो ये 5,000 माइनस होगा इस 75,000 में से जो अवेलेबल निकाला, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगर 75 में से 5,000 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना 70,000, तो ये सब 70,000 हमारे पास क्या आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा स्टेप नंबर 2 क्या हो गया कंप्लीट। स्टेप नंबर 1 नेट सेल निकालो, स्टेप नंबर 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, स्टेप नंबर 1 नेट सेल निकालो, स्टेप नंबर 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। तो अब ये हमने निकाल ली है, तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अब अगला स्टेप ये होगा, थोड़े लाइंस को बड़ा कर लेते हैं। ये लाइंस बाद में हमने मिटानी है। ठीक है, अभी पैटर्न में चले इस वजह से ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ,
तो ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल ली थी 70,000। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कहाँ लेके जाएं, क्यों निकाली, इतनी मेहनत क्यों करा दी भाई, किस लिए करा दी, क्यों कराई, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने करना था लेस। किस में से लेस करना था, वो जो ऊपर आपने नेट सेल निकाली थी ना स्टेप नंबर 1 में, फर्स्ट कॉलम में, ये 95,000, 95,000 नेट सेल निकाली है। इसको, इसमें से 95,000 में से इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप कर दोगे लेस, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर 95,000 ऊपर जो था हमारे पास नेट सेल, और ग्रॉस प्रॉफिट अगर 70,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमने निकाला है वो माइनस करते हैं 95,000 में से, तो हमारे पास आ जाएगा 80, 90, 25,000। 95 माइनस 70, 25,000, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आंसर माइनस में आ रहा होता, अगर अभी तो हम माइनस कर रहे हैं तो आंसर प्लस में ही आ रहा है 25,000, लेकिन सपोज करो अगर माइनस में आंसर आ रहा होता तो उसको आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कहते, उसको आप कहते ग्रॉस लॉस। उसको क्या कहते, ग्रॉस लॉस। तो ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल लेना है। अब उसके बाद जो है आगे का स्टेप बहुत आसान था, ये समझ लो ये सारी की सारी चीजें मुश्किल थी, अब आगे का स्टेप है बहुत आसान। अब हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं, दिल खोल करके जितने भी क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए होंगे वो सारे के सारे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख लेंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में हमें दिया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो एक लंबी सी लिस्ट है, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गया, सैलरीज एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, बैंक चार्जेस हो गए, इसके अलावा और भी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आप लिखोगे। तो अब मैं हेडिंग दे रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो ये मैंने सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखने हैं। अब इसमें अब बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं बेटा, अब वो सारे के सारे तो नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो देख के आप लोगों को पता लग जाता है। लिखने का तरीका कार बता रहा हूँ मैं, सपोज करो आपके पास रेंट एक्सपेंस है, तो उस रेंट एक्सपेंस को लिखोगे, कहाँ लिखोगे, सपोज कर लो रेंट एक्सपेंस 2,000 दिया हुआ है, तो ये आपने फर्स्ट कॉलम में लिखना है या सेकंड कॉलम में लिखना है, यहाँ पे आपकी मर्जी है। रेंट एक्सपेंस लिखा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस सपोज करो दिया हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपेंस सपोज कर लो 3,000 दिया हुआ है, ठीक है, वो इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख दिया। सपोज करो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है, तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये 3,000 था। सपोज कर लो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000 है। सपोज करो बैड डेट एक्सपेंस दिया हुआ है आपको, सपोज कर लो वो जो है वो आपको 1,000 दिया हुआ है, ठीक है। सपोज कर लो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस दिया हुआ है, चार हजार से जितने भी आपके एक्सपेंस सारे आपने फर्स्ट कॉलम में लिख लेने, और उनका फिर कर लेना है टोटल, और फिर उसको आप करोगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल करके आगे लेस करवा दोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आगे कहाँ लेस कराओगे आप, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसमें से। अब इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो 10, 15,000 आ जाएगा। ये 15,000 आपने क्या करवाना है, लेस। कहाँ से लेस करवाना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से। हाँ, अगर कोई इनकम क्वेश्चन में दी हुई है तो उसको आपने ऐड करना है। ऑपरेटिंग इनकम अगर कोई दी हुई है तो उसको आपने क्या कर लेना है, ऐड। अब ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आ सकता है, नॉर्मली कमीशन इनकम आता है, तो इंटरेस्ट इनकम आता है, तो ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो वो जो भी ऑपरेटिंग इनकम हो उसको आपने ऐड कराना है। सपोज करो ऑपरेटिंग इनकम हुई आपकी 5,000, तो उसको आपने थर्ड कॉलम में लिखा और वो क्या करवा लेना है, ऐड। फिर आप करोगे टोटल एक साथ, तो आपके पास आ जाएगी नेट इनकम। अब नेट इनकम देखो 25,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है,
उस 25,000 में से 15,000 माइनस किए, कितना हो गया भाई? 15,000 माइनस 10,000 हो गया, 5,000 वापस ऐड किया तो कितना हो गया? 15,000 हो गया। तो ये हमारी क्या होगी? नेट इनकम। और अगर आंसर माइनस में आता तो उसको हम कहते हैं नेट लॉस। गेट लॉस नहीं, नेट लॉस। गेट लॉस नहीं, नेट लॉस। गेट लॉस नहीं, नेट लॉस। तो अगर अगर प्रॉफिट प्लस में आ जाए तो उसको आप कहोगे नेट इनकम, और अगर माइनस में आ जाए तो उसको आप क्या कहोगे? नेट लॉस। तो ये पूरी इनकम स्टेटमेंट का पैटर्न था जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया आज की क्लास में। इसको लाजमी कॉपी कर लेना अपने पास। बाद में ये सारा काम करने के बाद ना आप लोग एक काम कर लेना, इसको मिटा देना, ये जो लाइंस आपने ड्रॉ करी है, ठीक है? जैसे मैं आप लोगों के सामने मिटा रहा हूँ। पेपर में भी आपने यही काम करना है कि पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद मिटा देना, 1 2 3 कॉलम भी मिटा देना। बस इसके ऊपर लिख देना रुपीस, इस तरीके से, ताकि हमारी जो भी अमाउंट है वो इन रुपीज है। तो ये रुपीज लाजमी लिखा करो, जहां पे भी अमाउंट लिख रहे हो तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं रुपीज का ऑप्शन लाजमी दे दिया करो, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो ये हमारी बेटा इनकम स्टेटमेंट गर्मा गर्म बन के तैयार हो गई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की इनकम स्टेटमेंट समझ में आई होगी। अब हम इसके 1 2 क्वेश्चंस और करेंगे ना, तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए आप लोग क्या करो, इस इनकम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो। इनकम स्टेटमेंट की कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बैलेंस शीट करवाऊंगा, ठीक है? तो आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो तो लाजमी इस वीडियो को शेयर करना और भी स्टूडेंट्स के साथ, और मेरे चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब भी कर लेना। हाउस ऑफ कॉमर्स के नाम से हमारा फेसबुक पे भी पेज है, उसको भी लाइक करो। इंस्टाग्राम पे मैं हूँ हाफिज हुज़ैफा अवान के नाम से, तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। आज और मजे की बात, जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आओगे ना तो उसके लिए सरप्राइज है। ये तो समझ लो कि मेरा पहला साल है तो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेकंड ईयर के भी ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सेकंड ईयर की पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है सारे सब्जेक्ट्स की। तो अगर कोई बच्चा सेकंड ईयर में आकर के ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाह रहा है ना, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज।